तो पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से जब आप खाना खाते हो तो डाइजेशन कहाँ चालू होती है, आपके माउथ के अंदर चालू होती है। और हम जब खाने को खाते हैं तो हम खाने को चबाते हैं, उसको हम सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं, जिससे आपके डाइजेशन माउथ में चालू होती है। फिर आप क्या करते हो, आप खाने को पिटक जाते हो, आप खाने को स्वेलो करते हो, जिससे जो खाना है वो कहाँ से ले जाता है, आपके ईसोफेगस के अंदर से ले जाता है। और ईसोफेगस से होते हुए, ईसोफेगस एक मूवमेंट करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, वहां से होते हुए खाना कहाँ चले जाता है, स्टमक के अंदर चले जाता है। तो पिछली क्लास में हमने ये देख किया था कि किस प्रकार से खाना जो है वो स्टमक में जाता है और किस प्रकार से वहां पे डाइजेशन हो रही होती है। आज हम लोग स्टमक से थोड़ा सा आगे जाएंगे, पेरिटियास के अंदर जाएंगे, माफ करना, हम स्टमक से आगे जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएंगे, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हम लोग जा रहे होंगे। मैंने कहा पेनक्रियास के अंदर जाएंगे, पेनक्रियास के अंदर हम नहीं जाते, पेनक्रियास से एंजाइम्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं। तो एक बार हम लोग स्टमक से ही चालू करते हैं, कैसे स्टमक में डाइजेशन हो रही होती है। तो जब आप स्टमक से स्टार्ट करते हो डाइजेशन को, तो आपको पता चलेगा कि स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, स्टमक की जो अंदरूनी वॉल्स होती है, वो क्या करती है, वो तीन चीज़ें बना रही होती है। कौन सी तीन चीज़ें बना रही होती है? एक तो वो बनाती है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा वो बनाती है पेप्सिन, और आखिरी में वो क्या बनाती है, वो म्यूकस बना रही हो, वो क्या बनाती है, वो म्यूकस बना रही है। अब हमको पता है HCl का क्या काम है। HCl क्या करेगा, फूड में जितने भी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनको वो खत्म कर देगा। इसके अलावा और क्या काम है HCl का, जो हार्ड सब्सटेंस है फूड के अंदर उसको वो सॉफ्ट कर देगा। और जो तीसरा काम, जो एक और इम्पोर्टेंट काम है, वो ये है कि वो पेप्सिन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। पेप्सिन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अब पेप्सिन को एक्टिवेट वो क्यों कर रहा है, उसका कारण है कि अगर पेप्सिन का रोल क्या है, पेप्सिन का रोल ये है कि वो क्या करता है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो अगर मान लीजिए स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन बनाएगी, तो आपके स्टमक की लाइनिंग में भी तो प्रोटीन है, हो सकता है वो उसको भी डाइजेस्ट कर दे। इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा स्टमक क्या करता है, जो पेप्सिन है उसको इनएक्टिव फॉर्म में बनाता है, जिसको हम पेप्सिनोजेन कहते हैं। ये पेप्सिनोजेन जब HCl यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या हो जाता है, वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक्टिवली क्या करता है, हमारे फूड के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस प्रकार से पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टाइड बना लेता है। आखिरी में म्यूकस है। म्यूकस क्या करेगा, जो स्टमक की अंदरूनी वॉल्स है उनको किससे बचाएगा, जो HCl है उससे बचाएगा। स्वाभाविक सी बात है, HCl क्या है, बहुत ज्यादा एसिडिक है, कोरोसिव होते हैं एसिड्स। तो अगर कोरोजन का मतलब जो लाइनिंग होगी एसिड की, माफ करना, स्टमक की, उसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है आपका HCl। इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी क्या बनाती है, म्यूकस को बना रही होती है। हमने ये तीन चीजें देखी थी और स्टमक में हमने लगभग डाइजेशन कंप्लीट कर दिया था। इसके अलावा स्टमक की एक और खास बात होती है कि ये एक मस्कुलर बैग होता है, ये मस्कुलर बैग होता है। बैग का मतलब होता है बस्ता, और मस्कुलर का मतलब होता है मांसपेशियों से बना हुआ, ये एक मसल से बना हुआ बैग होता है, जिसमें क्या खास बात होती है कि अपना शेप चेंज कर सकता है। तो आपने फूड खाया, ये थोड़ा सा एक्सपांड होगा, और ये शेप चेंज करने के साथ साथ क्या करता है, आपके फूड को चर्न करता है। चर्न का क्या मतलब होता है, मथना, हम बोलते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि गाँव में बटर को चर्न करते हैं, जिससे क्या वो दोनों कुछ कर रहे होते हैं, उसी प्रकार से हमारे फूड को ये क्या करता है, चर्न करता है, जिससे फूड जो है वो एक सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या करता है, आपके फूड को चर्न करता है और ब्रेक डाउन करता है, चर्न करता है और ब्रेक डाउन करता है, जिससे आपका जो फूड है वो क्या होता है, वो एक सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस सेमी सॉलिड पेस्ट को हम क्या बोलते हैं, इस सेमी सॉलिड पेस्ट को हम बोलते हैं काइल, उसको हम बोलते हैं काइल। अब ये जो काइम है, अब ये जो काइम है, ये आगे जाके पास ऑन हुआ किसमें, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। हमने ये सारी चीजें पिछली क्लास में देखी थी। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखते हैं कि कैसे चीजें प्रोसीड करेंगी। तो अब होगा क्या,
कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना नया नया आ रहा है, ठीक है, तो आपका जो टाइम है ये कहाँ आ गया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है मेरा, ये आपके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब ये जो टाइम है ये कैसा है, ये है एसिडिक नेचर। ये कैसा है, एसिडिक नेचर। स्वाभाविक सी बात है, स्टमक से आया है एसिडिक होगा। तो इस अगर हमको आगे डाइजेशन बढ़ानी है तो पहले इस काइम को क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिक नेचर में, एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस काइम को एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और हमें क्या करना होगा, हमें बाकी के जो देखो अभी तक हमने स्टार्च को डाइजेस्ट कर लिया है, हमने प्रोटीन को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट किया है स्टमक के अंदर, हमने एक चीज को डाइजेस्ट अभी तक नहीं किया है, वो है फैट। तो फैट को भी थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, फैट की डाइजेशन होगी, और इसके साथ साथ जो कुछ प्रोटीन और स्टार्च है उनकी भी हम डाइजेशन करेंगे, और फूड को क्या करेंगे, एसिड से एल्कलाइन में कन्वर्ट करेंगे। ये करने के लिए होता क्या है कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन को कोई तकलीफ नहीं देते। स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ भी नहीं करता इस समय। यहाँ पे कौन रोल में आता है, आपका लिवर और पेंक्रियास। तो हम एक बार देखते हैं कि जैसे ही खाना कहाँ पहुंचा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी भाग में पहुंचा, वैसे ही दो आपके जो मेजर ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन से, एक आपका लिवर और दूसरा आपका पेंक्रियास। तो सबसे पहले हम लिवर को लेते हैं, सबसे पहले हम लिवर। देखिए लिवर की खास बात क्या है कि ये आपके पूरी बॉडी का जो है सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सिक्रीशन अगर कोई करता है तो लिवर ही करता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम लिवर की बात करते हैं, तो इसका आपके डाइजेशन में क्या रोल है, एक ही रोल है, क्या करेगा, एक यूज बनाएगा जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस, जिसको हम बोलेंगे बाइल जूस, ठीक है। अब ये बाइल जूस का क्या काम है, बाइल जूस जनरली क्या होता है, इसका मेन काम होता है डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। रिंग किस काम आता है, डाइजेशन और फैट में आपका बाइल जूस काम आता है। और स्पेशली ये क्या करता है, ये एक स्पेशल प्रोसेस करता है जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब ये क्या है, इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। देखिए आप जानते हैं कि फैट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल में, ठीक है। फैट मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, वाटर इनसॉल्युबल रहते हैं। अगर फैट मॉलिक्यूल्स वाटर इनसॉल्युबल हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप नॉर्मली इन पे पानी डालो, ये क्या होगा, ब्रेक होंगे, क्या नहीं होने पर, ठीक है। इसको ऐसा एग्जांपल से देखिए कि आप अगर आपके कपड़ों में अगर डर्ट लग जाती है, ठीक है, डर्ट जनरली जनरली क्या होता है, ऑयल्स रहते हैं, उसको आप पानी से धो, वो नहीं धुलता है। क्यों नहीं धुलता है, क्योंकि पानी में वो सॉल्युबल नहीं है, वो पानी के साथ नहीं बहेगा, वो जहाँ पर स्टिक है वो वहीं पर स्टिक रहेगा। ये सेम चीज़ आपकी बॉडी में फैट के साथ होती है, वो नॉर्मली ऐसे नहीं टूटने वाला पानी से। तो आपको इसको डाइजेस्ट करना है, इस बड़े फैट मॉलिक्यूल को क्या करना है, छोटे से फैट मॉलिक्यूल में तोड़ना है। वो आप कैसे तोड़ोगे, तो इसके लिए हम एक स्पेशलाइज्ड जूस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं बाई जूस। अब ये बाई क्या करता है, बाई कुछ नहीं करता, बाई में कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि ऐसे टाइप के होते हैं, देखिए कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं बाई में जो कि इस प्रकार से आपको दिखेंगे। अब ये इन मॉलिक्यूल्स की खास बात क्या है, इन मॉलिक्यूल्स की खास बात ये है कि इनका जो हेड होता है ना, इनका जो हेड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। इनका जो हेड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ये समझ में आ रहा है, हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है, इस हेड को क्या पसंद है, पानी में रहना पसंद है, ठीक है। इस हेड को क्या पसंद है, पानी में रहना पसंद है। और इनकी जो टेल होती है, इनकी जो पूंछ होती है इस मॉलिक्यूल की, वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। इनकी जो टेल होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। इसको मैं 2 मिनट अगले पेज में समझा देता हूँ आपको, थोड़ा का ज़्यादा अच्छी से समझ में आएगा। देखिए मैंने क्या कहा, ये कुछ स्पेशल बाइल सॉल्ट्स होंगे, कैसे होंगे, बाइल सॉल्ट्स होंगे जो कि थोड़े स्पेशल होते हैं। क्यों स्पेशल होते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें हेड होता है कैसा, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक,
और जो टेल होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। यानी कि इसका जो हेड है उसको क्या पसंद है, उसको पानी में रहना पसंद है। इसकी जो टेल है उसको कहाँ पसंद है, उसको लिपिड के अंदर यानी कि फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर, ऑयल के अंदर रहना पसंद है। ये बात क्लियर हो गई। अब होगा क्या कि मान लो इस मॉलिक्यूल को क्या मिलता है, ये इस मॉलिक्यूल को मिलता है एक फैट मॉलिक्यूल, एक बड़ा सा फैट का ड्रॉप है, आप मान लो ये फैट का ड्रॉप, ऑयल का ड्रॉप है, फैट का ड्रॉप है, कुछ भी। इस मॉलिक्यूल को क्या दिखा, ये फैट का ड्रॉप दिखा। अब होगा क्या कि ये जो हाइड्रोफिलिक टेल है इसको क्या पसंद है, ऑयल पसंद है। तो ये कहाँ जाके धस जाएगा, ये धस जाएगा जाकर के इस फैट मॉलिक्यूल के, इस फैट ड्रॉप के अंदर घुस जाएगा। ऐसे ही एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, बाई सॉल्ट का बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे बाई सॉल्ट के, तो ये एक एक करके क्या करेंगे, ये एक एक करके क्या करेंगे, इस फैट मॉलिक्यूल के अंदर या फैट ड्रॉप के अंदर इस प्रकार से घुस जाएगी। ठीक है, ये जो बना इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइसेल। क्या बोलते हैं, माइसेल। ये आपके जो डिटर्जेंट और सोप होते हैं वो भी इसी माइसेल फॉर्मेशन पे वर्क करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम एक ऐसा मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिसका हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक है, टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो कहाँ घुस गई, आपके फैट मॉलिक्यूल के अंदर घुस गई। अब जब आप इससे पानी डालोगे तो होगा क्या, ये जो आपके ये जो आपके अलग अलग माइसेल के वो हैं मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपना अपना छोटा छोटा फैट का जो ड्रॉप है उसको लेकर के निकल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल था वो किस में टूट गया, वो छोटे छोटे वो छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स या फैट के ड्रॉपलेट्स में टूट गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा जूस है, बाइल जूस। ठीक है, इसको इस बात को याद कर लें। ठीक है, कैसे करेंगे इमल्सिफिकेशन, माइसेल फॉर्मेशन से बनेगी। ठीक है, तो ये आपका अब डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ पर कि माइसेल फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम जब हम माइसेल फॉर्मेशन देख चुके हैं तो इसके बाद अब हम कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जाएंगे। ठीक, सॉरी लिवर के ऊपर, पेनक्रियास के ऊपर हम जाते हैं। देखिए, लिवर का रोल हमने देख लिया, अब हम किसका रोल देखते हैं, पेनक्रियास। अब हम किसका रोल देखते हैं, पेनक्रियास का रोल देखते हैं। पेनक्रियास का क्या रोल है, पेनक्रियास जो है वो एक बहुत मेजर ग्लैंड है आपकी बॉडी। आपने सुना होगा इंसुलिन करके एक हार्मोन होता है जो कि कौन बनाता है, पेनक्रियास बना रहा हो। लेकिन पेनक्रियास का एक फंक्शन डाइजेशन में भी है, और वो फंक्शन क्या है, डाइजेशन के अंदर पेनक्रियास चार चीजें बनाता है। डाइजेशन के अंदर पेनक्रियास क्या करता है, चार चीजें बनाता है। कौन सी, देख, सबसे पहले तो पेनक्रियास बनाएगा ट्रिप्सिन। क्या बनाएगा, ट्रिप्सिन। ये जो ट्रिप्सिन है ये किस फॉर्म में बनता है, ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में बनता है, जो कि एक्टिवेट होकर के ट्रिप्सिन बनता है। इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। इसका काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। और प्रोटीन को कैसे डाइजेस्ट करेगा ये, मतलब किस में डाइजेस्ट करेगा, इनटू पेप्टाइड्स, इनटू पेप्टाइड्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर ये पहली चीज बनाता है। दूसरी चीज पेनक्रियास क्या बनाएगा, लाइपेज बनाएगा। क्या बनाएगा, लाइपेज बनाएगा। अब ये लाइपेज क्या करता है, ये फैट को डाइजेस्ट करता है। ये फैट को डाइजेस्ट करता है, किस में डाइजेस्ट करता है, फैटी एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, ये किस में, फैट को किस में डाइजेस्ट करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इसके बाद जो तीसरी चीज है वो क्या बनाता है कि ये बनाता है पेनक्रिया के अमाइलेज। हमने अमाइलेज और कहीं भी सुना है ना, हाँ सुना है, आपके सलाइवा के अंदर। सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सलाइवरी अमाइलेज। तो जैसे सलाइवरी अमाइलेज किसको डाइजेस्ट कर रहा था, स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा था इनटू सिंपलर शुगर्स, उसी प्रकार से पेनक्रियाटिक अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा इनटू सिंपलर शुगर्स। ठीक है,
इसके बाद एक और चीज बनती है और उसको हम बोलते हैं बायकार्बोनेट्स। क्या बोलते हैं? बायकार्बोनेट्स। अब इन बायकार्बोनेट्स का क्या रोल है? ये इंटेस्टाइन का जो मीडियम है, इंटेस्टाइन का जो मीडियम है उसको क्या कर देते हैं? एल्कलाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एल्कलाइन कर देते हैं, यानी कि एसिड से कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? एल्कलाइन के अंदर। तो पेनक्रियास का रोल हमें बस इतना ही याद रखना। क्या क्या याद रखना है? 4 चीजें वो सिक्रेट करेगा। कौन सी? ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज और बाइकार्बोनेट्स। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा किसमें? पेप्टाइड में। लाइपेज क्या करेगा? फैट को डाइजेस्ट करेगा किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। पेरिक्लाटिक अमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा किसमें? सिंपलर शुगर्स में। और आखिरी में बाइकार्बोनेट्स क्या करेगी? आपके इंटेस्टाइनल मीडियम को क्या बनाएंगे? एल्कलाइन बनाएंगे। तो हमने क्या किया? हमने पहले लिवर देखा। लिवर ने क्या किया था? बाइल जूस बनाया था। बाइल जूस ने क्या किया था? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया था। अब फैट एक बड़ा मॉलिक्यूल था फैट का, इसको तोड़ना आसान नहीं है। क्या किया हमने? बाइल का इस्तेमाल करके। हमने बाइल का इस्तेमाल करके क्या करके उसको स्मॉलर पीसेस में तोड़ दिया। हमने स्मॉलर पीसेस में तोड़ दिया। अब वो जो स्मॉलर पीसेस है उनको कौन डाइजेस्ट कर देगा? आपका लाइपेज एंजाइम डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है। तो ये आपके क्या है? ये आपके पेनक्रियास के सिक्रीशंस हैं कि क्या क्या पेनक्रियास बना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई लिवर ने अपना काम कर दिया। ठीक है, लिवर ने अपना काम कर दिया। क्या क्या? पाए। ठीक है। इसके बाद पेनक्रियाज ने अपना क्या काम किया? पेनक्रियाज ने पेनक्रियाटिक जूस बनाया। वो जो जितने मैंने एंजाइम बताए थे ना, वो सारे एक जूस का हिस्सा होते हैं जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है। अब लिवर ने अपना काम कर दिया, पेनक्रियाज ने अपना काम कर दिया। अब क्या होगा? फूड पास होगा इनटू दी लोअर रीजन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन अपने भी कुछ एंजाइम बनाता है। अपने भी कुछ एंजाइम बनाता है। क्या एंजाइम बनाता है? हम देखते हैं एक बार। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा? अपने खुद के एंजाइम बनाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है। ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा? ये कुछ नहीं करेगा। ये क्या करेगा? सिंपल चीजें करेगा। हमने स्टार्च तो किस में कन्वर्ट कर दिया था? पेनक्रियाटिक जूस का इस्तेमाल करके सिंपल शुगर्स में। तो अब ये जो सिंपल शुगर है, ये जो सिंपल शुगर है, इसको हम अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर लेंगे? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या किया था? हमने क्या किया था? हमने पेप्टाइड लिए थे। हमने पेप्टाइड्स लिए थे। ठीक है ना, पेप्टाइड्स बने थे। वो पेप्टाइड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा आपका? वो पेप्टाइड का कन्वर्जन हो जाएगा अमाइनो एसिड। ठीक है। इस प्रकार से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा? सारे के सारे और जो फैट मॉलिक्यूल्स है उनका कन्वर्जन कहाँ हो जाएगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या कर लिया? अल्टीमेटली सारी चीजों को बहुत स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ दिया है। ठीक है। स्टार्च किससे मिलकर के बना था? ग्लूकोज से मिलकर के बना था। तो अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज हमको वापस मिल गया। अमाइनो एसिड से मिलकर के क्या बना था? प्रोटीन बना था। तो प्रोटीन को तोड़ करके हमको वापस क्या मिल गया? अमाइनो एसिड मिल गया। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। किसको? फैट्स पर तोड़ दिया। ठीक है। तो इससे आपकी पूरी की पूरी जो डाइजेशन थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के खत्म हो जाती है। हमने सारे के सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को क्या कर दिया? सिंपलर वंस में तोड़ दिया। तो वंस वी हैव डन दैट, अब हमको क्या करना होगा? डाइजेशन। डाइजेशन तो हो गई। डाइजेशन तो हो गई। अब हम क्या करते हैं डाइजेशन के बाद? एब्जॉर्प्शन पर क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन का रोल क्या है? मतलब एब्जॉर्प्शन में कैसे करेंगे? एब्जॉर्प्शन करने का सिंपल सा तरीका है। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कुछ फोल्डिंग्स होती है।
उसमें क्या होती है, कुछ फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है उसकी इनर लाइनिंग में। कैसी? इस प्रकार की। ठीक है, इस प्रकार की क्या प्रेजेंट होती है, इनर लाइनिंग में फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, विलाय। इनको हम क्या बोलते हैं, विलाय बोलते हैं। अब ये विलाय प्रेजेंट क्यों है, ताकि छोटे से एरिया में ही आपको बहुत सारा सरफेस एरिया मिल जाए। देखिए, अगर मैं इसको फ्लैट सरफेस रखता, अगर मैं इसको फ्लैट सरफेस रखता, तो स्वाभाविक सी बात थी कि मेरे को एब्जॉर्प्शन के लिए जो एरिया मिलता वो क्या होता, कम होता। मेरे को एब्जॉर्प्शन के लिए जो एरिया मिलता वो क्या होता, कम होता। लेकिन मैंने क्या कर दिया, फोल्डिंग्स कर दी, तो इतने से ही एरिया में, इतने से ही एरिया में मेरे को क्या मिल रहा है, ज्यादा जगह मिल रही है एब्जॉर्प्शन करने के लिए। ठीक है, इसको ऐसे देखो कि अगर मैं मान लो यहाँ इस एरिया को कहता हूँ ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लो ये एरिया 3 सेंटीमीटर का है, तो आप देखिए अगर आपने फ्लैट रखा होता सरफेस को, तो यहाँ तक सिर्फ 3 सेंटीमीटर से ही एब्जॉर्प्शन होता। लेकिन अब क्या है, इसी 3 सेंटीमीटर के लेंथ पे आपको बहुत ज्यादा एरिया मिल रहा है एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो यहाँ से भी एब्जॉर्ब हो सकता है, यहाँ से भी एब्जॉर्ब हो सकता है, यहाँ से भी एब्जॉर्ब हो सकता है। बट अगर आप फ्लैट रखते सरफेस को, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए सिर्फ कुछ ही जगह होती है एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सरफेस एरिया को, विलाय का होना क्या करता है, सरफेस एरिया को, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। इसके अलावा जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है प्लस जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड्स है, ये किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ये ब्लड के द्वारा, ब्लड कैपिलरी के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं जो कि कहाँ सप्लाई करेंगे, आपके विलाय को सप्लाई करेंगे। तो विलाय में एकदम रिच सप्लाई होता है ब्लड वेसल्स का। जैसे ही आपका ग्लूकोज यहाँ आया, वो कहाँ चले जाएगा, आपके ब्लड के अंदर चले जाएगा, और ब्लड से फिर पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। लेकिन आपका जो फैट होता है या फिर फैटी एसिड होता है, वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, आपका फैटी एसिड ब्लड से एब्जॉर्ब ना हो करके लिम्फ से एब्जॉर्ब होता है। आपको बस इतना याद रखने की जरूरत है। फिर हमने क्या किया, हमने सारा खाना एब्जॉर्ब कर दिया। जो वेस्ट मटेरियल है जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो कहाँ चले जाता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है। वो कहाँ चले जाता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जा करके क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो वाटर है, जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल क्या है, वो एनएस से जा करके एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इससे आपका पूरा का पूरा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और थैंक यू।